आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। बस्तर जोन के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर से जुड़े और अन्य जिलों से भी जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों, प्राचार्यगण एवं अधिकारीगणों को मेरा समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से सादर अभिवादन। आप सभी का स्वागत है। आप जो अपना अमूल्य समय आज का निकाल रहे हैं, आशा है ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी लाभदायक होगा। आज हम अपने विद्यालय में जो हमें सामग्री उपलब्ध कराई गई है, डिजिटल सामग्री जिसको हम बोलते हैं, या आईसीटी की सामग्री, उसका बेहतर उपयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे करें, और उस पर ये छोटा सा वेबिनार है। आशा है कि आपको इससे लाभ होगा। इसमें हम मुख्य रूप से जो आईसीटी लैब विद्यालयों में बनाया गया है या स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान की गई है, कई विद्यालयों में दोनों सुविधाएं हैं, कई विद्यालयों में इनमें से कोई एक सुविधा है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और इसको उपयोग बेहतर तरीके से कैसे करें, इस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अपनी विद्यालयीन शिक्षा में या कक्षीय शिक्षा में या लैब के कार्यों में ज़्यादा बेहतर तरीके से इन संसाधनों का उपयोग करके प्रभावी शैक्षणिक व्यवस्था अपने विद्यालय में स्थापित कर पाएंगे और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचेगा और आपको भी इसका लाभ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारी प्रशिक्षण, यदि आप लोग पुराने शिक्षक हैं और सभी आईसीटी से जुड़े हुए हैं तो आप सभी इसका प्रशिक्षण विगत 3 वर्षों से तो ले ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, और इसमें आप सबको बहुत सारी बातें बताई गई होंगी। कुछ बातें मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा संसाधन है जो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था को बहुत अच्छा और एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। आईसीटी वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोले तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कक्षीय शिक्षा में या विद्यालयीन शिक्षा में हम जब कक्षा में जाते हैं तो हम अपने संसाधनों की सहायता से अपने विचार का, पाठ्य वस्तु का, पाठ्य सामग्री से रिलेटेड एक्टिविटी का, प्रयोग कार्यों का या प्रैक्टिकल वर्क का हम साझा करते हैं और बच्चों को समझाते हैं, जिसको हम एक अध्यापन की प्रक्रिया बोलते हैं। यदि इसमें हम जो आधुनिक सूचना के संसाधन हैं जो हम सभी को आईसीटी लैब या स्मार्ट क्लास या हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, या प्रसारण के अन्य संसाधन में रेडियो का भी आप यूज कर सकते हैं, या डिजिटल पैनल है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, इन सब की सहायता से हम अपनी विद्यालयीन शिक्षा को या कक्षीय कार्यों को और बेहतर कैसे बनाएं या लैब के कार्यों को कैसे और अच्छा बनाएं, उस पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। यदि हम थोड़ी सी पूर्व तैयारी और थोड़ा सा प्रयास करें तो हम नियमित अपने जो अध्यापन की कार्य है उसको सरल भी बनाएंगे, उसमें समय भी बचाएंगे और ज़्यादा बेहतर अध्यापन व्यवस्था स्थापित करेंगे, जिससे बच्चों का जो ज्ञान अर्जन है वो भी अच्छा होगा और पुनरुत्पादन भी अच्छा होगा। बहुत अच्छे से बच्चे उसको कार्य कर पाएंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं और थोड़ा सा इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आधुनिक संसाधन से हमको क्या फायदा होगा यदि हम इनका उपयोग करेंगे। एक्चुअल में कंप्यूटर शिक्षा की जो प्रारंभ की बात हम करें तो वो क्लास प्रोजेक्ट से प्रारंभ हुआ, जो 1984-85 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन तब इसका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर के बारे में बताना। उसके बाद इसी में थोड़ा सा परिवर्धन करते हुए इंदिरा सूचना शक्ति योजना आई 2001 से 2004 के बीच में, जिसका उद्देश्य था कि बालिकाओं पर ज्यादा जोर दे रही थी, बालिकाओं को कंप्यूटर के बारे में शिक्षा प्रदान करना। 2010-11 से आईसीटी का उपयोग शैक्षणिक रूप से करने पर जोर दिया गया और एक नई योजना आई जिसको अपन आईसीटी ही बोलते थे। ये 2010-11 से प्रारंभ हुई। इसमें 2018 में परिवर्तन आया और पूरी तरीके से आईसीटी योजना को विद्यालयीन शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया। नई शिक्षा नीति के बाद इस पे और जोर दिया जा रहा है, जिस अभी फेस में हम हैं, कि हम किस प्रकार से शिक्षकीय प्रणाली में आईसीटी का या आधुनिक संसाधनों का, डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके बहुत अच्छे से अपना विद्यालयीन अध्ययन अध्यापन करें। हम अभी इसी चरण में हैं। थोड़ा सा विचार करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई। जैसा आप सभी को विदित है कि जब भी हमारे पास जो संसाधन है, नॉर्मल क्लासरूम में हमारे पास
जो मुख्य रूप से संसाधन उपलब्ध है उसमें हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, जो पूर्व से हमारे पास है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, चार्ट्स हैं, वेरियस टाइप के अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं और बहुत सारे चित्र हैं। उनके साथ ही साथ यदि हमको कोई ऐसा कार्य बताना है जिसमें कोई क्रियाकलाप है या प्रायोगिक कार्य है तो हम प्रयोगशाला के उपकरण का भी उपयोग अपने कक्षीय कार्यों में कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आप शैक्षणिक व्यवस्था को या अध्ययन अध्यापन को और रोचक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए संचार के साधन, जो आधुनिक संसाधन हैं, जिसमें मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप आदि का उपयोग करके आप इनको बेहतर बना सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इससे आप जब आप इनकी सहायता से शैक्षणिक व्यवस्था करते हैं तो आप बच्चों को न केवल जो ब्लैक बोर्ड में या जो हम 2D मोड में दिखाते थे, लिख करके दिखाते थे, वैसा दिखा सकते हैं। आप बुक को दिखा सकते हैं, आप उसको वीडियो फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसमें ऑडियो भी दिख सकता है, चलते हुए चित्र दिख सकते हैं, इसको हम चलचित्र बोलेंगे। और साथ ही जो प्रयोग उससे जुड़ा हुआ है उसको भी हम वास्तव में करके दिखा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को चित्रांकन, चित्र, वीडियो, ऑडियो और उसी में एनिमेशन भी शामिल हो जाता है, यानी हम कार्टून के रूप में भी किसी अध्यापन की वस्तु को समझा सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप बहुत सारे संसाधनों का एक साथ उपयोग करते हैं जिससे बच्चे का ध्यान ज्यादा बेहतर तरीके से केंद्रित होता है और बच्चे की तीनों इंद्रियां, सुनना, देखना और समझना, वो एक्टिव हो जाती हैं। और जो नॉर्मल मोड हमारा है उसमें हमारा बहुत सारा समय कक्षा की तैयारी में या हमारा जो चैप्टर हमको पढ़ाना है या जो इकाई हमको पढ़ानी है उसकी तैयारी में चला जाता है। यहाँ पर वो सब तैयारी करने का समय बचता है क्योंकि आपके पास ई कंटेंट के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के रूप में आपके लैपटॉप में या आपके पर्सनल कंप्यूटर में या आपके पेन ड्राइव में वो सामग्री ऑलरेडी उपलब्ध होती है जो आप डाउनलोड करके रखे हुए हैं या आपको प्रदान की गई है। तो वो समय आपका बचता है, साथ ही साथ शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो जाती है। तो जब आप अध्ययन अध्यापन करते हैं इन सभी संसाधनों का मिश्रित उपयोग करके, इस मिश्रित उपयोग को हम हाइब्रिड मोड बोलते हैं, अर्थात जो हमारे पुराने संसाधन है वो और जो नवीन संसाधन हमको प्रदान किए गए हैं इनको रोचक तरीके से मिला करके, सम्मिश्रित करके हम अध्ययन अध्यापन करें। इसके पीछे बहुत सारा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बहुत सारे शोधों से पता चलता है, जिसको हम आईसीटी का मनोविज्ञान या आधुनिक संसाधनों के उपयोग का मनोविज्ञान कह सकते हैं। नॉर्मली हम आईसीटी या डिजिटल वर्ड बहुत यूज करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका अर्थ क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संसाधनों का शैक्षणिक व्यवस्था में उपयोग। देखा यह गया है कि जब इन संसाधनों की सहायता से शैक्षणिक प्रक्रिया की जाती है तो नॉर्मल मोड से 60 से 80% तक बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरा ये देखा गया है जो कमजोर विद्यार्थी हैं या जो उनका ध्यान कक्षीय कार्यों में केंद्रित नहीं होता है, उनका ध्यान भी आप ज्यादा बेहतर तरीके से केंद्रित कर पाते हैं इन संसाधनों के उपयोग से। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो चीज हम पढ़ा रहे होते हैं वो चूंकि चित्रांकन या चित्र और उसके साथ उसके ऑडियो या उसमें कोई संगीतमय होती है तो उससे फायदा ये होता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक याद होती है और बच्चा इसका पुनरुत्पादन भी, रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से कर पाता है। साथ ही एक बहुत ही विशिष्टता आती है बच्चे को याद करने में, इन सामग्रियों को सरलता आती है, वो है उसकी डिजिटल मेमोरी या पिक्चर मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। यानी कोई चीज उसको चित्र के रूप में याद हो जाती है। जैसे आप कोई बात बता रहे हैं, कोई प्रयोग बता रहे हैं, यदि उसको सिर्फ हम चित्र से बता रहे हैं या बोल के समझा रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर यदि हम उसका कोई चलता फिरता वीडियो दिखा देते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में वीडियो वाला पार्ट आता है और उस बच्चे के दिमाग में वो चित्र के रूप में अंकित हो जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर वो बच्चा ज्यादा जल्दी से, ज्यादा शीघ्रता से उसको पुनरुत्पादित कर पाता है। यही फायदा डिजिटल माध्यमों का है। और डिजिटल माध्यमों के साथ सबसे बड़ी फायदे की चीज ये भी होती है कि जो भी चीज आप पढ़ा रहे होते हैं, जो आपका चैप्टर है, जो आपका सिलेबस है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, भौतिकी हो, उसका आप अपने दैनिक जीवन से कनेक्शन बच्चे को उस वीडियो या जो आपके पास पेन ड्राइव में आप कोई मटेरियल सेव करके रख सकते हैं उसकी सहायता से जोड़ करके बता सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी वस्तु जो आप पढ़ा रहे होते हैं, जो आपका चैप्टर है, जैसे आप कोई कविता ही पढ़ा रहे हैं तो आप उस कवि का चित्र भी सेव करके दिखा सकते हैं या उसकी छोटी संक्षिप्त जीवनी बता सकते हैं कि अमुक कवि की आज हम कविता पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ रहते थे और उनकी ये मुख्य रचना है और उनकी फोटो दिखा दें। ये चित्र में दिखता रहे और इसके साथ आप पढ़ाते रहें तो पैरेलली बच्चा दो चीजें देख रहा है। पहला, वो आपकी आवाज सुन रहा है। दूसरा, जो चित्र के रूप में दिखाया जा रहा है उनकी जीवनी उसको ऑटोमेटिकली पिक्चर मेमोरी के रूप में याद हो जा रही है कि ये उनकी फोटो ऐसी है, वो ऐसे दिखते थे, उनका नाम ये है, वो यहाँ पैदा हुए थे और उनके ये कृतियां हैं, उनके ये कार्य है। तो
नॉर्मल जो लेक्चर है आपका वो एक बेहतर लेक्चर बन जाता है और बच्चे की मेमोरी में भी वो बातें हो जाती हैं जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाने पर नहीं आ पाती हैं। इसी तरीके से कोई साइंस का भी सब्जेक्ट या इंग्लिश का भी कोई पोयम, कोई भी विषय आप ले सकते हैं। ये आपके आइडिया या आपके नवाचार के ऊपर है कि आप कैसे उसको इन संसाधनों के साथ सम्मिश्रित करते हैं रोचक तरीके से और पढ़ाते हैं। तो दैनिक जीवन से जोड़ना भी बहुत आसान और बहुत सरल हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके उद्देश्य पे ध्यान देते हैं। भारत शासन की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी के संसाधनों के उपयोग को बहुत महत्व दिया गया है, ऑलमोस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि 2030 तक सभी विद्यालयों में आईसीटी वाले संसाधन उपलब्ध हो जाए, पूरे भारत भर के सभी विद्यालयों में। उस दिशा में कार्य हो रहा है। इसमें फायदा यही है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि शिक्षक का भी समय बच रहा है, शिक्षक का भी जो अध्यापन प्रक्रिया है वो रोचक हो रही है और साथ ही बच्चों की अधिगमन क्षमता, समझने की क्षमता भी बढ़ रही है और बच्चे उसको पुनरुत्पादित भी ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। फायदा यही हो रहा है कि जब हाइब्रिड मोड में आप पढ़ा रहे हैं तो आप ऑफलाइन मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, जो संसाधन आपके पास पहले से हैं वो भी यूज कर रहे हैं और जो नए संसाधन आपको प्रदान किए गए हैं उनको भी यूज कर रहे हैं। तो एक मिश्रित व्यवस्था बन जाती है या मिश्रित कक्षीय कार्य आपका बन जाता है, अध्यापन कार्य। और उसमें सबसे रोचक ये होता है कि आप ना पढ़ाने के बाद आप उसको उससे रिलेटेड किसी क्रियाकलाप से, किसी प्रायोगिक कार्य से या दैनिक जीवन की किसी घटना से भी जोड़ करके समझा सकते हैं, जिससे बच्चे को न केवल उसकी उपयोगिता समझ में आती है बल्कि उसका जीवन में महत्व क्या है वो भी समझ में आता है। तो बच्चे को ज्यादा बेहतर याद रखने में मदद होती है उस चीज को। अब आते हैं हमें करना क्या है। जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखा रहा हूं, इसमें 3 चीजें हैं जो एक शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाती हैं या सर्वोत्तम बनाती हैं। उसमें पहला होता है शिक्षण विधि का ज्ञान, जो हम सभी शिक्षकों को है कि हम कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको कैसी विधि का प्रयोग करना है। बच्चों को स्तर के आधार पर हम उसकी विधि का चयन कर लेते हैं। दूसरा होता है विषय वस्तु का ज्ञान, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो पाठ्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं और बच्चे को क्या क्या बताना है, इसका भी ज्ञान आपको है। जो तीसरा घटक दिख रहा है वो है तकनीकी ज्ञान। थोड़े से तकनीकी ज्ञान की या प्रायोगिक ज्ञान की हमको आवश्यकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हमको प्रदान किया गया है, चाहे वो आईसीटी लैब हो या स्मार्ट क्लास हो, इसमें जो संसाधन हैं उनमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्रयोग करने के तरीके हैं, कुछ क्रम है जिनका हमको ध्यान रखना है, कुछ नियम है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आप जिस कक्षा में जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं या जो सामग्री आप उपयोग करना चाह रहे हैं अपने कक्षीय कार्य में, अपने अध्यापन कार्य में, वो कहाँ पर है या उस तक आप कैसे पहुंचेंगे। सिर्फ इतनी सी का प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा पूर्व अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा सा पूर्व अभ्यास आप कर लेंगे तो आप अपने जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है, जो शैक्षणिक विधि का और पाठ्यक्रम का आपको जो ज्ञान है, उसको और बेहतर तरीके से अपनी कक्षीय कार्य में रख पाएंगे या विद्यार्थियों के सम्मुख प्रदर्शित कर पाएंगे। प्रयास यही है कि हम सबके पास इतनी क्षमता है कि हम आसानी से ये कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जब पुराना वाला बार मोबाइल आया था और उसके बाद ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल आया, हम में से ज्यादातर को किसी ने कुछ नहीं सिखाया। हम स्वतः ही इसको प्रैक्टिस कर करके, इसको यूज कर करके सीखते गए। ऑलमोस्ट यही प्रक्रिया जब आप शैक्षणिक विधि में प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे या आप लैपटॉप में कंटेंट कहाँ पर है वो देखेंगे तो आपको ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। केवल थोड़ा सा पूर्व तैयारी करना पड़ेगा कि अमुक कक्षा में अमुक दिन हमको क्या क्या पढ़ाना है और उसके लिए मेरे पास कौन सी सामग्री ई सामग्री के रूप में उपलब्ध है, कौन सी सामग्री मैं कहीं और से ला करके उसको अपने लेक्चर में दिखाना, शामिल करना चाहता हूँ और कौन सी सामग्री मैं नॉर्मल तरीके से बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा पाठ योजना आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा, जो सामग्री आपको ई सामग्री के रूप में लैपटॉप में दी गई है, उस सामग्री के विशेष चैप्टर तक या विशेष पाठ्य वस्तु तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भी एक बार रिहर्सल आपको करनी पड़ेगी। प्रारंभिक रिहर्सल के बाद आपको समझ में आ जाएगा और कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ समय के बाद आप बहुत आसानी से ये कार्य कर पाएंगे। तो बस यही आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान या प्रायोगिक ज्ञान उस एक्टिविटी के साथ जोड़ें। जो आपको जब भी समय हो, एक्स्ट्रा समय हो, तो आप उस पर्सनल कंप्यूटर पे या उस लैपटॉप पे जो आपको प्रदान किया गया है जिसमें ये सामग्री है, या उस प्रोजेक्टर को जिसको आपको उपयोग करके प्रेजेंट करना है स्मार्ट क्लास में, या लैब में आपको जिस मॉनिटर पे, जिस स्क्रीन पे बच्चों को दिखाना है, कोई बात समझाना है, उसके लिए थोड़ा सा पूर्व अभ्यास करना है। और जैसा समय मिलता है, जब समय मिलता है आप करें। चाहे तो सारे स्टाफ मेंबर एक साथ बैठ के करें, उसमें आपको और मजा आएगा।
और जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी आपस में चर्चा परिचर्चा से हो सकता है। इसका अपन आगे देखेंगे और आपको कैसे कंटेंट पे जाना है उसके बारे में भी अभी इस मेरे लेक्चर के बाद समझाया जाएगा, तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा भ्रम है, जो उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आईसीटी वर्ड को जिस प्रकार से अपन उपयोग करते हैं या डिजिटल माध्यम को शब्द को उपयोग करते हैं उसको थोड़ा सा अलग करके बताना चाह रहा हूँ। नॉर्मली आईसीटी जैसा ही अपन बोलते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि आईसीटी का अर्थ है सूचना संचार प्रौद्योगिकी की वो संसाधन जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। इसके दो अलग अलग कंपोनेंट है या दो अलग अलग घटक है या उपकरण है आप कह सकते हैं। एक होता है आईसीटी लैब और दूसरा होता है स्मार्ट क्लासरूम। आईसीटी लैब, बहुत सारे विद्यालयों में आईसीटी लैब है और बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास है। कई विद्यालयों में दोनों सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अंतर यह होता है जिस प्रकार से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या विज्ञान की प्रयोगशाला कक्ष अलग से होता है, वैसे ही आईसीटी लैब का कक्ष विद्यालय में अलग से होता है, जहाँ पे बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होता है और वहाँ पर थिंक पैड या पर्सनल कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके साथ पावर प्लग है, उसके साथ मॉनिटर है, कीबोर्ड है और उस पर बैठ के बच्चा, साथ ही साथ अध्यापक भी बैठ सकते हैं, वो अपना क्रियाकलाप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, ई कंटेंट के रूप में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। साथ ही उसमें इंटरनेट व्यवस्था होती है जिससे आप जो सामग्री आपके कंप्यूटर में है उसके अलावा भी बाहर से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी संदर्भ ग्रंथ भी होते हैं, प्रायोगिक कार्य का भी मटेरियल होता है और किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके भी आप वहां से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय भी कर सकते हैं अपने मन से। आपको कोई संदर्भ सामग्री या कोई आपके इंटरेस्ट की चीज है उसको पढ़ना है या कोई फॉर्म भरना है तो वो भी कर सकते हैं। शिक्षक चाहे तो आपसे वहां पे शॉर्ट में कोई टेस्ट भी ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे करके या नॉर्मल प्रश्न दे करके, तो दोनों काम आप कर सकते हैं। ये कार्य हुआ आईसीटी लैब का। इसमें शिक्षक भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। दूसरे संसाधन पे आते हैं स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है कि ये जो कक्षा आपकी है ऑलरेडी, उसी में आपको स्मार्ट क्लासरूम का संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। जो अभी हमको संसाधन उपलब्ध है उसमें एक प्रोजेक्टर है जिसके साथ स्क्रीन लगी हुई है और एक लैपटॉप है जिसको चलाने के लिए हमारे पास रिमोट है या रिमोट की सहायता से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन पूरा नियंत्रण जैसा शिक्षक के पास है। शिक्षक जो अध्ययन अध्यापन कराने के लिए इस माध्यम का उपयोग करना चाहे वैसा करेगा और बच्चे अपने स्थान पर रहते हैं, जैसे नॉर्मल कक्षीय प्रक्रिया होती है। इसमें भी ऑडियो और वीडियो के रूप में सारा सामग्री उपलब्ध है। शिक्षक जैसा चाहे, जो पाठ्यक्रम चाहे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो क्रियाकलाप, जो प्रायोगिक कार्य समझाना है वो बता सकते हैं। गृह कार्य के प्रश्न है या प्रश्न बैंक है उस अध्याय से रिलेटेड वो उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें स्मार्ट क्लास के रूप में उपलब्ध है। दोनों में मूल अंतर यही है कि स्मार्ट क्लास का नियंत्रण पूरी तरीके से शिक्षक के हाथ में है और स्मार्ट क्लास का उपयोग कक्षीय कार्य में पूरी तरीके से किया जा सकता है अध्ययन अध्यापन में। आईसीटी लैब में यह है कि उसमें कक्षीय कार्य की पुनरावृत्ति, कक्षीय कार्य, संदर्भ सामग्री, इंटरनेट की सहायता से अन्य सामग्री, क्रियाकलाप, एक्टिविटी, गृह कार्य, प्रश्न बैंक या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की सामग्री बच्चा या शिक्षक स्वयं बैठ करके देख सकते हैं। मूल रूप से दो अंतर ये है। अब एक एक करके समझेंगे कि लैब में जैसा आप सबके यहाँ ही स्थापित है घटक क्या क्या है। तो पीसी है, मॉनिटर जिसके साथ थिंकपैड का या थिंकपैड का मॉनिटर है, उसके साथ कीबोर्ड है, माउस है और एक यूपीएस है, विद्युत स्रोत है जिससे आपको पावर सप्लाई मिलती रहे, ये और बैठक व्यवस्था है। इसमें यदि इंटरनेट सेवा है आपके विद्यालय में या हेडफोन ईयरफोन भी आपके पास है और पेन ड्राइव है तो आपकी लैब और बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। करना क्या है, थोड़ा सा इस पर आते हैं कि आईसीटी लैब में हमारे पास जो उपकरण लगे हुए होते हैं ठीक वैसे जैसे जीव विज्ञान, भौतिकी या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, उसी तरीके से एक प्रयोगशाला या एक कक्ष होता है जिसमें कि ये सामग्री जो भी अपन ने देखी वो लगी होगी और विद्यार्थियों की और बैठक, शिक्षक के बैठक की व्यवस्था होगी। इसमें हमको जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि इन उपकरणों का, जैसा मैंने पहले भी बताया था, किस प्रकार से संचालन करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी सावधानियां शिक्षक विद्यार्थियों को अवश्य बताएं और साथ ही एक फ्लैक्स के रूप में या चार्ट के रूप में वहां पर टांग करके भी रखें अपने आईसीटी लैब में। बच्चों को साथ ही साथ जो भी सावधानियां हैं उनको अपनी फाइल में, जिस प्रकार से अपन जीव विज्ञान, विज्ञान या भौतिकी या रसायन की फाइल बनाते हैं प्रैक्टिकल की, वैसे ही आईसीटी लैब की एक फाइल बनवाएं और उस फाइल में सबसे पहले जो उपकरण बच्चों के सामने हैं उनका चित्रांकन करने को कहें बैठ करके और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है उनके उपयोग में वो लिखने को कहें। पहला कार्य ये अवश्य प्रारंभ में करवाएं
और उसके बाद बच्चों से इसके उपयोग करने के लिए क्रमशः उनको ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें कि कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है और किस प्रकार से वो उसका यूज करके जो सामग्री है, ये सामग्री उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं या उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। एक सुझावात्मक बैठक व्यवस्था यहाँ मैंने दिखाई है। इसमें जो आपका कक्ष है उसकी साइज के हिसाब से उसके कॉर्नर कॉर्नर पे यानी उसकी दीवार की तरफ बच्चे बैठे और एक किनारे पर शिक्षक बैठे। लेकिन ये पूरी तरीके से ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। आपका जैसी व्यवस्था है, आपका जितना लैब का साइज है, जैसी लैब है, उसके हिसाब से आप बैठक व्यवस्था करें। इसमें ध्यान ये रखें कि जो वायर लगाते हैं अपन, जो चाहे इंटरनेट का केबल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का केबल हो, वो ऐसी तरफ हो यानी पीछे की तरफ हो जहां पे चाहे बच्चे या शिक्षक संचालित हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उनके पैर न पड़े और वो सेफ रहे। दूसरा, थोड़ा सा एयरी हो, मतलब थोड़ा सा स्पेस हो, प्रकाश भी आए और हवा भी आए, बहुत पास नहीं हो। और तीसरा, जो बैठक व्यवस्था बच्चों की हो वो इस प्रकार की हो कि शिक्षक एक जगह से उनको देख सके, सभी बच्चों को, कि उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है। ये सुझावात्मक है। जैसी आपकी लैब की साइज है उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट करें। अब आते हैं स्मार्ट क्लासरूम। जैसा स्मार्ट क्लासरूम में मैंने बताया, एक प्रोजेक्टर है, उसके साथ एक स्क्रीन लगी हुई है और लैपटॉप है और विद्युत स्रोत है, यूपीएस है और रिमोट है और एक पॉइंटर भी है, लेजर पॉइंटर। अगर पॉइंटर नहीं है तो आप पॉइंटर भी ले सकते हैं, जिससे आप किसी विशेष चीज को, चित्र को या कोई घटना को आप इंगित कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रही हो। इसमें भी यदि इंटरनेट सेवा है तो आप इंटरनेट सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। हेडफोन, ईयरफोन टीचर्स के लिए या माइक टीचर्स के लिए ले सकते हैं। और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी यदि हो जाती है तो आपका जो स्मार्ट क्लासरूम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उदाहरण के लिए इसमें भी चित्र देख रहे हैं आप, ये विद्यालयों के चित्र हैं उनके अध्यापन के दौरान के। तो आपके विद्यालय में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। इसको आप जितना बेहतर करना चाहें कर सकते हैं। आप नीचे की कारपेट बिछा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं, लाइट की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, जैसा आप चाहें वो इसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम को। स्मार्ट क्लासरूम में भी देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसमें भी पूर्व तैयारी आवश्यक है। पहला तो वही कि स्मार्ट क्लासरूम के जो उपकरण हैं इनके नाम आप बच्चों को बताएं कि स्क्रीन किसे कहते हैं, या स्क्रीन क्या होती है, इसका क्या काम होता है या क्या फायदा है, इसका कैसे उपयोग करना है, इसमें क्या क्या सावधानियां हैं। प्रोजेक्टर के बारे में भी वैसे ही बताएं, फिर उसके बाद लैपटॉप के बारे में भी बताएं। साथ ही जो आपके साथी शिक्षकगण हैं, स्टाफ के अन्य मेंबर हैं, उनको भी बताएं। मतलब पहला कार्य यह है कि सभी को स्मार्ट क्लास के सभी उपकरणों का नाम, उपयोग, सावधानियां मालूम रहनी चाहिए। दूसरा, आप स्वयं थोड़ी सी तैयारी करें, जो मैंने आपको पहले बताया था। पाठ योजना बनाएं और पाठ योजना में ये डिसाइड करें कि किस कक्षा में आपको कौन सा अध्याय पढ़ाना है। तीसरा, जिस अध्याय को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपको कौन कौन सी सामग्री अतिरिक्त इन संसाधनों के माध्यम से बतानी है। अर्थात यदि आप कोई लेक्चर पढ़ाने चल रहे हैं तो उसमें आप क्या इन संसाधनों का उपयोग करेंगे, या आप सिंपली ब्लैक बोर्ड या चार्ट पेपर से जैसा आप पहले पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। सावधानियों के लिए इसमें भी, कक्षा में भी आप फ्लैक्स या एक चार्ट पेपर लगा सकते हैं जिसमें ये सावधानियां रहें कि स्मार्ट क्लास का उपयोग करते समय या स्मार्ट क्लास में जो सामग्री रखी हुई है, जो हार्डवेयर रखा हुआ है, उसको सावधानी पूर्वक कैसे उपयोग करें। उसका पावर प्लग है या जो रिमोट्स है, इसको बच्चे, क्योंकि शिक्षक हमेशा क्लास में नहीं है, तो पावर प्लग है, स्क्रीन है, फ्लैक्स यानी जो आपकी स्क्रीन लगी हुई है, इसको नुकसान बच्चे न पहुंचाएं, इसको समुचित तरीके से उपयोग में लाएं और ये उनके लाभ के लिए है, ये बच्चों को समझाएं। और इन सावधानियों का एक फ्लैक्स या बोर्ड हर कक्षा में, स्मार्ट कक्षा में लगा के रखें। कोशिश यही करना है कि अपनी तरफ से बच्चों को ट्रेनिंग इसकी देते रहें। एक उदाहरण के लिए इसका भी चित्र मैं दिखा रहा हूँ। ये अगेन जैसी आपकी नॉर्मल कक्षा वाली व्यवस्था है वैसा भी हो सकती है, सीधी सीधी, या फिर किसी तरह आप बदल करके बच्चों को इस प्रकार से भी बैठा सकते हैं, स्क्रीन बीच में हो और बच्चों को बीच में राउंड टेबल जैसा बना करके बैठा लें। ये भी अगेन आपके जो कक्षाएं हैं उसकी व्यवस्था और बच्चों की जो संख्या है उस पर डिपेंड करती है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट उपकरण जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। शिक्षकों को ये बात पता रहनी चाहिए, जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें कैप लगा करके एक लेंस होता है। तो लेंस को जब उपयोग में ना आ रहा हो, यानी प्रोजेक्टर जब काम ना कर रहा हो, हम नहीं यूज कर रहे हो, तो उसका कवर लगा के रखें। इसमें ऑन ऑफ का स्विच होता है, जब हम जरूरत हो, इसका यूज कर रहे हो तो ऑन करें, अन्यथा इसको ऑफ करके रखें। इसके अलावा इसमें और इंडिकेटर होते हैं जो ऑडियो इनपुट यानी जो ध्वनि जिसको स्पीकर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई छोटी सी समस्या हो गई है। साथ ही पावर पॉइंट होता है, यहाँ पे पावर प्लग लगता है। मान लीजिए आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, आप प्रोजेक्टर ऑन किया और नहीं ऑन हुआ, हो सकता है वायर ढीला हो गया हो सकता है आवाज नहीं आ रही हो, तो ऑडियो इनपुट
में जो वायर है, कनेक्टर है, वो ढीला हो गया हो, तो छोटी छोटी बातें, मूल चीजें आपको पता रहना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या आती है तो फिर आप उसका जो विशेषज्ञ है, जो मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसको बुला करके उसको ठीक करवा सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट्स आपको मालूम रहना चाहिए कि पावर प्लग कहाँ पर है, ऑन ऑफ करना है कैसे, कवर लगाना है लेंस का, और जब यूज ना हो तो ऑफ स्टेट में रखना है। अब आते हैं रिमोट पर। रिमोट सबसे ज्यादा आपके लिए उपयोग की वस्तु है और इसी के माध्यम से आप अपनी कक्षा में इन संसाधन का, स्पेशली लैपटॉप को ऑन करके प्रोजेक्टर का कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चीज चल रही है, कोई लेसन चल रहा है, आपको बीच में रोक के कुछ समझाना है तो आप पॉज बटन, इसी तरीके से वॉल्यूम कंट्रोल करना है, आवाज ज्यादा करना है, कम करना है, पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको नहीं सुनाई दे रहा है तो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, या ज्यादा तेज आवाज आ रही है, बगल की क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो ये सारे नॉब का आपको यूज मालूम होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे टेलीविजन का रिमोट होता है, उसी प्रकार का रिमोट होता है। इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ज्यादातर उपयोग इसमें जिस बटन का होगा वो है ऑन ऑफ का और पॉज और प्ले बटन का। मतलब आप बीच में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई कार्टून या कोई दृश्य श्राव्य माध्यम से आप कोई चीज दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप रोक करके समझाएं, तो आप पॉज बटन दबा के उसको रोक सकते हैं और फिर आप समझाने के बाद फिर से प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए रिमोट का प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है और ये आपको, आपके लेसन को, आपके अध्यापन को बहुत मजेदार बनाएगा। अब आते हैं जो मुख्य बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस वेबिनार के माध्यम से, वो ये है कि पूर्व तैयारी किस प्रकार से करनी है हमको और पाठ योजना कैसे बनानी है। कोई लेसन आपको पढ़ाना है यदि, तो उसके लिए आपको क्या क्या चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाएं करनी है जिससे आपका जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है वो रोचक और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी अभी की स्थिति से। सबसे पहला ये है कि आप एक रजिस्टर बनाएं और उस रजिस्टर में पूरा ये लिखें कि आप अमुक तिथि को, यानी अगले हफ्ते का 1 हफ्ते पहले, कि कौन सी कक्षा में आप क्या, कौन सी इकाई पढ़ाने वाले हैं। पहला टॉपिक डिसाइड कर लें और उसके बाद उस टॉपिक के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें कि आपको उसमें कौन सी बात आपको नॉर्मल मोड में पढ़ानी है, कौन सी बात आपको ई कंटेंट से लेनी है, कौन सा कार्टून दिखाना है, या कौन सी सामग्री आपको डाउनलोड करनी है किसी दूसरे संसाधन से, SCERT से, NCERT से, या आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से, उसको आप इकट्ठा करके रखेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो थोड़ा सा पूर्व तैयारी हो गई कि आपकी इकाई के हिसाब से आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी अपने संचालन के लिए, कक्षा के कार्य के। दूसरा, जब आप इनका उपयोग करेंगे तो उसका एक क्रमबद्ध स्टेप होगा कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उस स्टेप के लिए आपको पाठ योजना बनानी पड़ेगी और पाठ योजना बनाने के लिए अपन आते हैं चरण पर। मुख्यतः 6 चरण हैं जिनमें आप सरलता से अपनी पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। पहला चरण है प्रस्तावना। जैसा कि आप नॉर्मल मोड में करते ही हैं, आप जब कक्षा में जाते हैं तो विद्यार्थियों को बताते ही हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ेंगे और इससे आप क्या क्या समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रस्तावना, जो व्याख्यान मेथड से ही होगी। दूसरा है जो आपकी कक्षा का ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है, उसमें आप आज का टाइटल या आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं वो लिख सकते हैं, उसकी मुख्य बिंदु बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा चरण है पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन। प्रदर्शन में आपको, यदि आप चार्ट पेपर यूज कर रहे हैं तो आप चार्ट पेपर लगा सकते हैं। यदि आप दृश्य सामग्री जो आपके लैपटॉप के माध्यम से आपको दी गई है उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। उसके बाद यदि उसी विषय वस्तु से रिलेटेड आपके पास कोई दूसरा संसाधन से प्राप्त किया हुआ वीडियो है या कोई एनिमेशन है या कोई कार्टून है जो उसी टॉपिक का है तो आप उसको दिखा सकते हैं। फिर लास्टली आप प्रश्न, उस जो आज आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया आपने, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है उनको बच्चों को बता सकते हैं कि वो उसको नोट करें और ये उनका होमवर्क है। पूरा चैप्टर, पूरे क्रमबद्ध या पूरी पाठ्य योजना के अंत में आप एक काम अवश्य करें कि कुछ समय बचा करके रखें ये बताने के लिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, और उसको जो आपने बताया, जो दिखाया, उससे रिलेट करके बताएं। जैसे आपने कोई उदाहरण दिया या कोई चैप्टर पढ़ाया, उसमें कार्टून में क्या बात बताई गई थी ये उनको बताएं, या उसमें जो हमने दृश्य सामग्री दिखाई थी उसमें कौन सा उदाहरण क्या बता रहा था, कौन सा नियम बता रहा था वो बताएं। और पूरे चैप्टर का संक्षिप्तकरण करें, ये अनिवार्यता करें। इससे क्या होगा कि बच्चे का एक तरीके से शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाएगा, और चूंकि वो नए संसाधन से पढ़ रहा है, मिश्रित रूप से पढ़ रहा है, तो उसके पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका एक उदाहरण से समझते हैं। एक सौरमंडल का कालखंड है। मान लीजिए हमको एक कक्षा में सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है। हमारा कालखंड का समय 40 मिनट है, तो इस 40 मिनट को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे अपनी पाठ्य योजना के हिसाब से। पहला 10 मिनट जो है उसमें प्रस्तावना और ब्लैक बोर्ड का उपयोग होगा। मतलब हम प्रस्तावना बताएंगे कि आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं,
फिर बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम बता सकते हैं ओरली ही, और ब्लैक बोर्ड में हम लिख सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से सदस्य हैं, सूर्य, चंद्रमा, किन किन ग्रहों के पास चंद्रमा है, मंगल ग्रह कैसा है, और उसका एक सिंपल सा नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप जो हमारा दृश्य श्राव्य सामग्री है, उस सामग्री से आप प्ले करके दिखा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसा है, कौन सा ग्रह किस रंग का है, ग्रह कैसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो अपनी कक्षा में भी घूमते हैं, उन ग्रहों का आकार क्या क्या है। तो इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में यह आ जाएगा तुलनात्मक अध्ययन कि कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह सूर्य के पास है, कौन सा ग्रह सूर्य से दूर है, कौन सा ग्रह बड़ा है, किसके ग्रह के चंद्रमा है, किसके चंद्रमा नहीं है। सारी चीजें उसको दिखेंगी और चलती हुई दिखेंगी। तो चलती हुई यानी चलचित्र के रूप में दिखेंगी। तो उसके दिमाग में जो बात आप नॉर्मल मोड में समझाएंगे कि ये वाला ग्रह छोटा होता है, वो वाला ग्रह बड़ा होता है, जुपिटर बड़ा है, बुध ग्रह छोटा है, तो उसको समझ में चाहे मत आए, या मंगल और पृथ्वी का एक आकार एक समान है, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आए। लेकिन जब वो चित्र के रूप में देखेगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो वास्तव में उसके सामने चल रहा होगा, दिख रहा होगा। और साथ ही सभी ग्रहों का क्यों ग्रह टकराते नहीं हैं अलग अलग, क्योंकि उनकी कक्षाएं अलग अलग हैं। आप ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब वो चित्र के रूप में देखेगा यही बात कि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं वो घूमता हुआ वास्तव में देखेगा, तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वही बात जो हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, इस प्रकार से एक रोचक रूप से आप पढ़ा पाएंगे। इस वीडियो के बाद यदि आपके पास सौरमंडल के बारे में कोई कार्टून है तो आप उस कार्टून को भी प्ले करके दिखा सकते हैं। आखिरी के 10 मिनट में से 5 मिनट में आप समरी बताएं, पूरे पाठ की सारांश बताएं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, और वही बातें बता दें कि कौन सा ग्रह छोटा होता है, बड़ा होता है, किस प्रकार से परिभ्रमण करता है, किसमें चंद्रमा है, किसका वेट ज्यादा है, वगैरह वगैरह, जितना आप बता सकें 5 मिनट में। और उसके बाद 5 मिनट का आखिरी का समय गृह कार्य के लिए रखें। इस प्रकार से 40 मिनट के कालखंड को आप अलग अब सारी पाठ्य योजना के रूप में बांट के बता सकते हैं। फायदा क्या हुआ इसमें कि इसमें प्रारंभ का 10 मिनट और अंत का 10 मिनट हमने पुराने तरीके से पढ़ाया, और मध्य के 20 मिनट में हमने दृश्य श्राव्य सामग्री का उपयोग किया, एक वीडियो ऑडियो माध्यम से दिखाया और एक हमने एनिमेशन के माध्यम से दिखाया। लाभ ये हुआ कि 40 मिनट का कालखंड में आप पूरी बात इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा प्रभावी तरीके से बता पाए, क्योंकि प्रारंभ के 10 मिनट में अपने बच्चों को वही प्रक्रिया बताई जो आप पहले से करते आ रहे थे। अंतिम 10 मिनट में न केवल आपने पूरा संक्षिप्तकरण किया, बल्कि उनको गृह कार्य भी दे दिया, और मध्य में आपने उनको वास्तविक स्थिति दिखा दी कि किस प्रकार से ग्रह होते हैं, कैसे वो चलते हैं, और प्रैक्टिकली उनको समझ में आ गया कि क्या क्या सौरमंडल के घटक के साथ साथ उनकी प्रक्रिया, उनका आकार, उनका गमन, उनके विषय में उनका रंग, सारी चीजें उनको समझ में आ गई। तो फायदा क्या हुआ कि इस प्रकार की पाठ्य योजना निर्माण के लिए आपको खाली थोड़ा सा पूर्व अभ्यास करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये सौरमंडल वाला ये सामग्री कहाँ पर है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूं। दूसरा, यदि कोई एनिमेशन है मेरे पास तो वो कहाँ पर है, ये आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली गृह कार्य के प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे कहाँ पर है। तो इतनी पूर्व तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन प्रभाव क्या होगा कि इससे आपका लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रोचक हो जाएगा, और बच्चों को सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, याद भी रहेगी, और वो उसको रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। तो यही फायदा हाइब्रिड मोड का है कि वो सामग्री का चयन में हमको जरूर समय लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फायदा क्या होगा कि जो एक बार आप चयन कर लिए, आपने लेक्चर सेट कर लिया, आपने अपनी पंजी में, अपनी रजिस्टर में लिख लिया कि ये मेरे को चीजें दिखानी है और ये मेरे को यहाँ से लेना है, तो आपको अगले बार उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपको मान लो 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो आप एक सेक्शन में आप तैयारी कर लिए तो वही तैयारी आपको तीनों सेक्शन में काम में आ जाएगी, या अगले साल आपको काम में आ जाएगी। तो फायदा क्या हुआ, न केवल समय बचा, बल्कि आप बेहतर तरीके से कक्षा का कार्य कर पाए और विद्यार्थियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाए। लाभ यह हुआ कि समय बचा, और उस समय में आप जो बातें आप एक दिन में बता नहीं पाते थे नॉर्मल मोड में, आप पूरा एक दिन में आप बता पाएंगे, और चाहे तो आप अगले दिन उसका पूरा रिवीजन उसी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। फायदा ये होगा कि आप कम समय में ज्यादा अच्छी बातें ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को बता पाएंगे, पुनरावृत्ति करा पाएंगे, और यदि टाइम हो तो आप इसी के साथ जुड़ी हुई अगले दिन इसकी क्रियाकलाप या एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप उसी हफ्ते, जिस हफ्ते आप ये बात पढ़ा रहे हैं, कोई आप लेसन ले रहे हैं, उसका आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके बच्चों को डिस्प्ले में स्मार्ट क्लास में दिखा सकते हैं कि अब हम ये प्रश्न देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जैसे सौरमंडल का उदाहरण लें, अगर किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन उस डिस्प्ले में दिखा दे और बच्चों से हाथ उठा करके या एक एक करके एक से क्वेश्चन पूछते जाएं, तो एक तरीके से आपका एक क्विक टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब हुआ क्या फायदा कि आप
एक नए माध्यम को, नए संसाधन को अपने पुराने संसाधन के साथ रोचक रूप से मिश्रित किए और उसको क्लास का घटक बना दिया आपने। उसको जो नॉर्मल आपकी क्लासरूम एक्टिविटी थी उसमें शामिल कर लिया। इससे बहुत अच्छे से बच्चे समझे और बहुत अच्छे से बच्चे रिप्रोड्यूस कर पाए। ये हमारा हाइब्रिड मोड है और हाइब्रिड मोड का उपयोग आप लोग करें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे और आपको भी थोड़े दिन के बाद इसमें आनंद आने लगेगा, क्योंकि संसाधन आपके पास उपलब्ध है। केवल इसको मिश्रित करना है अपने बच्चों के पाठ्यक्रम, कक्षा और विषय के आधार पर। अब आते हैं सेम चीज लैब में कैसे करना है। जब लैब में जाएंगे तो लैब के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी है। अपने प्राचार्य और स्टाफ के साथ बैठ करके जो आपका विद्यालयीन समय सारणी है उसमें आप आईसीटी लैब को भी शामिल करें। और सब स्टाफ के साथ बैठ के इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हर एक को हर कक्षा के विषय और हर कक्षा और विषय के हिसाब से एक एक कालखंड आईसीटी लैब का सप्ताह में कम से कम एक बार मिले, इसका ध्यान रखें। इससे फायदा क्या होगा, सब लोग एक साथ बैठेंगे तो कि अपनी समायोजन करने में आसानी होगी और सभी को एक एक कालखंड लैब का मिलेगा। इस लैब के कालखंड में सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो बात शिक्षक ने कक्षा में की, कक्षा में पढ़ाया, मान लो आपके पास स्मार्ट क्लास नहीं है तो आप स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे, आप नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन जब आईसीटी लैब का कालखंड मिलेगा तो उस कालखंड में आप, जैसा मैंने अभी बताया, ई सामग्री को पूरे बच्चों को प्ले करके दिखा सकते हैं। बच्चा अपने अपने मॉनिटर में बैठ करके उसी पाठ को, जिस पाठ को आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ाया है, वो देख सकता है। सिमिलरली जहां स्मार्ट क्लास है और आपने स्मार्ट क्लास का उपयोग करके पढ़ाया, वहां आप लैब में ले जाके बच्चों को इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि जिस जिस बच्चे को जहां जहां पे कठिनाई आ रही थी उसको वो दोबारा अपने अपने सिस्टम में बैठ करके, अपने अपने पीसी में बैठ करके देख सकता है। तो बच्चा दोबारा उसको देख करके अपनी कठिनाई के हिसाब से रिवीजन कर सकता है। पहला ये लाभ होगा। दूसरा, आप यदि बच्चे को और इंटरेस्ट आ रहा है, कई बच्चे हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि सर इसके अलावा क्या होता है, कौन सा उपग्रह, मैं उस उपग्रह के बारे में जानना चाहता हूँ, तो ये संदर्भ सामग्री का भी अध्ययन बच्चा वहां बैठ करके लैब में कर सकता है। केवल आपको उसको गाइड करना है कि ये सामग्री कहाँ पर मिलेगी या उसको कैसे ढूंढे। तीसरा, इसमें एक और फायदा होगा कि इन सब कार्यों को बच्चा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक फाइल बनवाए लैब में और उस फाइल में कक्षा लिखें, तिथि लिखें, विषय लिखें और बच्चे को नोट करने को कहें कि आज वो क्या क्या सीख रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे की फाइल में एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि आईसीटी लैब में उसने क्या किया। सिमिलर काम विद्यार्थी स्वयं बैठ के भी कर सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को इंटरेस्ट है तो वो वहां बैठ करके, जैसे जो चैप्टर पढ़ा अपन ने, उससे रिलेटेड कोई मॉडल बनाना है, कोई क्रियाकलाप करना है, तो वो भी देख सकता है लैब में बैठ करके। शिक्षक को केवल ये वहां पे सावधानी रखनी है कि बच्चा सही वेबसाइट को देखे और उस वेबसाइट का एड्रेस शिक्षक की परमिशन से बताया जाए। तो आप पेरेंटल कंट्रोल या वेबसाइट कंट्रोल का भी उसमें ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक स्वयं बैठ करके भी लैब में अपने खाली समय में अपना स्वाध्याय या ज्ञानार्जन कर सकते हैं। शिक्षक अपने कोई अगले लेसन की तैयारी कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आपके पास अतिरिक्त समय है या बच्चों को आप बुला सकते हैं, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास के रूप में बुला करके 11वीं 12वीं के बच्चों को आप डिफेंस वाला एग्जाम, एनडीए वाले एग्जाम की या इंजीनियरिंग वाले एग्जाम की या चिकित्सा शिक्षा वाले एग्जाम, प्रवेश परीक्षा की पूर्व तैयारी या कोचिंग, जो फ्री कोचिंग उपलब्ध है, वहां से करा सकते हैं या आप ई विद्या वाले पार्ट से भी करा सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा लेकिन कि आपके पास यदि अतिरिक्त समय हो तो आईसीटी लैब का इस प्रकार से उपयोग करें। कुल मिला के हुआ ये, यदि अपन एक संक्षिप्त देखना चाहें कि आईसीटी लैब के उपयोग से या स्मार्ट क्लास के उपयोग से फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है कि हम बहुत सरलता से अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे समझ ज्यादा आसानी से रहे हैं। तो समझना जो है बहुत सरल हो गया है। कार्टून और एनिमेशन से पढ़ाई से बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, वो भी ध्यान देने लगेगा। साथ ही सरलता से पढ़ने के कारण बच्चे के दिमाग में पिक्चर के कारण ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और बच्चा रिप्रोड्यूस अच्छे से कर पाएगा और एक्टिविटी को भी उससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। सबसे बड़ा जो लाभ इससे होगा वो है रिवीजन। पुनरावृत्ति करने में आपको बहुत कम समय लगेगा और आप किसी चीज को जो आप पहले पढ़ाए थे, एक सप्ताह के बाद इस माध्यम से रिवीजन करा सकते हैं, पुनरावृत्ति करा सकते हैं। तो आसानी के साथ साथ रोचक ज्ञान अर्जन आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं जो बाकी कक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ चंद्रयान का। आपको सभी बच्चों को मान लो पढ़ाना है, बैकलेस डे है, सैटरडे है, तो आप स्मार्ट क्लास के उपयोग से बच्चों को चंद्रयान के बारे में बता सकते हैं कि चंद्रयान से पृथ्वी से चंद्रमा तक यान कैसे भेजा गया, वो कैसे गया,
चित्र से देखने से बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में पढ़ करके या टेलीविजन पे देख करके बच्चा समझ जरूर गया है, लेकिन उतनी अच्छी से उसको समझ में नहीं आया कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा की तरफ के और उसके गुरुत्वाकर्षण से जाके वो टकराया क्यों नहीं चंद्रयान, वो गया कैसे। तो ऐसे ही सिंपल सा चित्र है जो मैंने इसरो से डाउनलोड किया है। इसकी सहायता से आप समझा सकते हैं कि जब एक यान छोड़ा गया तो वो पृथ्वी की परिक्रमा किया, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन जब उसका दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई कक्षा की, तो जब रॉकेट चलाया गया तो वो निश्चित दूरी पर आने के बाद रॉकेट चलाया गया, जिस रॉकेट से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गया और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ गया। लेकिन चंद्रमा से इसलिए नहीं टकराया क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उसकी परिक्रमा करने लगा। फिर वहां पे जब वो चंद्रमा के पास आने वाला था तो फिर से एक बूस्टर रॉकेट छोड़ा गया और उसकी सहायता से फिर चंद्रमा पर उसको लैंड कराया गया। इसको आप इस चित्र से समझा सकते हैं। दूसरा चित्र भी चंद्रयान का चित्र है। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यानी जिससे धक्का मार करके उसको नीचे उतारा गया, और एक लैंडर मॉड्यूल है जो लैंड किया वहां पर। अब ये दिखता कैसा है या ये कैसे चलता होगा, इसको समझाने के लिए आप चंद्रयान का चित्र बता सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का जो है सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसकी सहायता से उसको ऊर्जा मिल रही है। सामने कैमरे लगे हैं जिससे वहां का चित्र खींच के भेज रहा है। नीचे उसकी भुजा होती है जिससे वो मिट्टी या पत्थर के नमूने ले रहा है। साइड में जो दिख रहा है आपको व्हील्स हैं जिनकी सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है। किनारे उसके मोटर लगी हुई है जिस मोटर की सहायता से उसको चलाया या रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से इन बातों को चित्र से जब आप समझाएंगे तो बच्चा चंद्रयान की न्यूज के सापेक्ष में इससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा कि किस प्रकार से वहां से फोटो खींचती है, वहां कैमरा होता है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, या जो संदेश वहां से आते हैं उसको सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है, चलने के लिए उसमें व्हील लगे होते हैं। ये सब बातें समझने के बाद बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से एक सिंपल सी घटना को समझ पाएगा। और ये कक्षा पे डिपेंड नहीं है, इसको आप जनरल लेक्चर के रूप में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी परीक्षा पे चर्चा होनी है, परीक्षा पे चर्चा में भी सारे बच्चों को आप स्मार्ट टीवी के सहायता से दिखा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा का लाभ ले सकेंगे। परीक्षा से तनाव से मुक्त कैसे हो, परीक्षा का तनाव उनको नुकसान न पहुंचाए, इस पर वो आसानी से बैठ करके एक साथ कर सकते हैं। फायदा क्या है कि स्मार्ट क्लास का उपयोग अध्ययन अध्यापन के साथ साथ रोचक गतिविधियों के लिए, रोचक क्रियाकलापों के लिए, बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देने के लिए भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका समय कैसा है और आप कितना रुचि स्वयं ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम ये करते हैं तो हम नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को, शैक्षणिक एक्टिविटी को बेहतर कर पाएंगे। अब आते हैं कुछ और लाभदायक उपयोग, जिसमें कुछ पोर्टल हैं जो आप सबके लिए भी काम के हैं। दीक्षा पोर्टल है, जैसे स्वयं प्रभा पोर्टल है, ई पाठशाला है, सीबीएसई का पोर्टल है, फिर सीजी स्कूल का पोर्टल है अपने राज्य का, फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का पोर्टल है cgbse.in। इसमें क्या है कि बहुत सारा सामग्री उपलब्ध है, बहुत सारा लेक्चर उपलब्ध है, बहुत सारा पाठ्य सामग्री है, बहुत सारा प्रश्न बैंक है, मॉडल आंसर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, पुराने सालों के प्रश्न पत्र है, जिनको आप अभ्यास के लिए बच्चों को दे सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इस पे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी मेहनत आपको ही करनी है, शिक्षकों को ही करनी है, फिर इसको बच्चों को उपलब्ध कराना है। प्रिंट आउट, यदि प्रिंटर है आपके यहाँ तो आप प्रिंट आउट के रूप में भी बच्चों को दे सकते हैं, या लैब में बैठ के भी बच्चों को दिखा सकते हैं। मान लो लैब नहीं है तो आप स्मार्ट क्लास में भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि अमुक प्रश्न ये है और इसका मॉडल आंसर ऐसा लिखना है। तो मॉडल आंसर को दिखा करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों को। ये सारी जो वेबसाइट है उनमें यही सावधानी रखनी है कि हम वही वेबसाइट उपयोग में लाएं जो पंजीकृत है, जो शासकीय वेबसाइट है। इसके अलावा आप बहुत सारा रिकॉर्ड भी, जो विद्यालयीन रिकॉर्ड है उसको भी रख सकते हैं। आपको जो सिस्टम, आपके जो थिंकपैड प्रदान किया गया है, खाली सावधानी ये रखनी है कि जिन पीसी में, जिन थिंकपैड में या लैपटॉप में आपको ई कंटेंट दिया गया है, जो कक्षा 1 से 12वीं तक का पाठ्य सामग्री दी गई है, उसको फॉर्मेट नहीं करना है। यदि कोई समस्या आती है तो जैसा मैंने पहले बताया था, जो मैकेनिक हैं या आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है या जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं उनकी सहायता लें, या आप अपने प्राचार्य को बताएं, फिर वो जिला कार्यालय से संपर्क करके उन समस्याओं को दूर करेंगे। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहला तो जो उपकरण है इनको सुरक्षित रखना है, इनका उपयोग सावधानी से करना है, जब उपयोग में नहीं हो तो इनको ऑफ करके रखना है, और जो पावर सप्लाई है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिक को बुला करके फिर दूर करना है। हार्डवेयर का उपयोग करने का प्रशिक्षण स्वयं भी और साथी शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी दें, और जो मैंने पहले भी बताया था उनकी सावधानियां जो हैं उनको कक्षा में लगा करके रखें, लैब में लगा के रखें। स्मार्ट क्लास का कक्षा में, आईसीटी लैब का लैब में लगा के रखें कि इनको उपयोग करने की क्या क्या सावधानियां हैं।
क्या नहीं करना है। पानी से, आग से इनको दूर रखना है, इन उपकरणों को, हार्डवेयर को। और धूल से, क्लिप से, पेंसिल से, पेन आदि से इनको बचा के रखना है। इसके ऊपर कुछ भी पेन, पेंसिल, क्लिप, पेन, आलपिन नहीं लगाना है। फिर जब हम इनको ऑन या ऑफ करते हैं तो इनमें कुछ समय लगता है, तो उस समय का पालन करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। तो सावधानी और नियमानुसार इनका उपयोग करना है। वायरिंग के ऊपर से जाना या वायरिंग को खींचना, हाथ पकड़ के निकालना, या कोई काम कर रहा हो तो उसको बीच में डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं करना है। ये सब बहुत ध्यान से रखना है, और एक का जब काम हो जाए तभी दूसरा उसको जाकर के यूज करे, ये सावधानी रखनी है। कुछ YouTube नॉर्मली हमने आप लोगों के लिए बनाई है, और हम ये लगातार बना रहे हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन के लिए पोर्टल है और हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आप सभी को पता है, यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ। इन पे आप अपनी कोई समस्या आती है तो वो रख सकते हैं, फोन हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, या पोर्टल पे भी आप बता सकते हैं। पोर्टल आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसमें आप समय समय पर जाएं और आपको बहुत सारा और निःशुल्क YouTube का लिंक उसमें आपको मिलेगा, या कैसे आप और बेहतर तरीके से स्मार्ट क्लास का या ICT लैब का उपयोग करें वो भी दिखाई देगा। तो इनका उपयोग करें और अपनी समस्या का समाधान करने के साथ साथ अपने अध्ययन अध्यापन को और बेहतर बनाएं, ये मुझे आशा है आप उपयोग करेंगे। अभी 6वीं से 10वीं तक का जहां जहां ICT लैब है वहां पे एक बच्चों का टेस्ट हम लोग ले रहे थे, जो पिछले साल भी लिया गया था, इस साल भी अभी हुआ है। इसमें थोड़ा संख्या में कमी आ रही है। मैं चाहूंगा कि अभी फिर से इसका आदेश प्रसारित हो गया है, अभी आगामी 29 तारीख से ये फिर से ओपन हो जाएगा, और आप 6वीं से 10वीं तक के बच्चों को, 100% बच्चों को इसमें प्रतिभागी बनाएं। ये ऑनलाइन टेस्ट से फायदा यही होता है कि बच्चे को थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी पता चलता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और उसका ज्ञान कितना उसने लेसन प्राप्त किया पूरा साल भर पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद, वो भी शिक्षक को पता चलता है। इससे बच्चों को आगे कौन सी कमजोरी है, बच्चों की क्या वीकनेस है, कैसे उसको दूर करना है, किसी को एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, किसी को और प्रैक्टिस करानी है, उसका भी ज्ञान होता है। तो 6वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए ICT लैब के माध्यम से जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, छोटी सी है, वो 30 मिनट का है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब स्कूल एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए बिना इस परीक्षा में 100% सहभागिता आप सुनिश्चित करें। इसका आदेश अभी सभी को प्रसारित हो गया है, कल जारी हो गया है। प्रशिक्षण और वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। बच्चों को भी हम बार बार सावधानियां और कैसे काम करना है लैब में, या जब स्मार्ट क्लास में हम रहते हैं तो कैसे उनका सावधानी से उपयोग करना है, ये बच्चों को भी बताएं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ये आपके फायदे के लिए है, ये उनको समझाएं कि इससे उनको ही लाभ होगा, तो वो नेचुरली उस पर ध्यान देंगे और उसकी सुरक्षा और रख रखाव दोनों अच्छे से होगा। साथ ही अपने समय अनुसार पूरी योजना बना करके स्मार्ट क्लास का और ICT लैब का उपयोग करें, जिससे कि रोचक वातावरण आपके विद्यालय का निर्मित होगा, और बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट भी लाएंगे, और उनको जो अध्ययन कर रहे हैं उसके उपयोग भी अच्छे से कर पाएंगे, उनको एक्टिवेट कर पाएंगे, उनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा आनंद आएगा। सावधानी थोड़ी सी चाहूंगा मैं कि जो भी नियम, जो भी पालन करने की चीजें हैं, इनको उपयोग करते समय उनका अवश्य ध्यान रखें। जो समय की बचत हो रही है, इसका रिजल्ट बच्चों तक पहुंचाएं, स्टाफ को भी इसके लिए प्रेरित करें, बाकी अपने साथियों को भी कि इसका उपयोग करें, क्योंकि इसके उपयोग से न केवल अध्ययन अध्यापन बेहतर होगा, बल्कि उनका समय भी बचेगा और बच्चों को भी आनंद आएगा। कुछ और एड्रेस है, जैसे निष्ठा का एड्रेस है, दीक्षा का एड्रेस है, शिक्षकों के लिए ये पोर्टल है जो भारत शासन का है। NCERT की पाठशाला है, उसमें भी आपको बहुत सारी पाठ्य सामग्री मिलेगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सभी विषयों की है। इसी तरीके से कांकेर जिले के शिक्षकों द्वारा प्रज्ञा कांकेर के नाम से वीडियो व्याख्यान है बहुत सारे। इसी तरीके से cgschool.in पे भी बहुत सारे वीडियो है जो शिक्षक साथियों द्वारा बनाए गए हैं, इसमें भी अलग अलग विषयों के वीडियो हैं, तो उनको देख करके, उनको डाउनलोड करके, जैसा आपकी कक्षा का पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से इसका भी उपयोग करके बच्चों तक पहुंचाए। इसके अलावा NCERT की वेबसाइट का एड्रेस, CBSE की वेबसाइट का एड्रेस, गणित की एक रोचक वेबसाइट है, इसी तरीके से लैंग्वेज की विभिन्न भाषाओं को सिखाने वाली वेबसाइट है, विज्ञान की एक डिक्शनरी है, और एक फ्री लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, जिससे आप बहुत सारा संदर्भ सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप देख करके, इसका उपयोग करके अपने कक्षीय कार्यक्रम को और अपने स्वाध्याय को, दोनों को आप लाभ ले सकते हैं। कुछ प्रश्न अंत में, थोड़ा समय हो गया है लंबा, कुछ प्रश्न मैं लूंगा जो हम सबके दिमाग में आते हैं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो मैं कैसे कंप्यूटर का उपयोग करूं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हमें यदि मोबाइल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, फिर भी हम मोबाइल का उपयोग करना सीख गए, थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान की जरूरत होगी,
थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करेंगे, या हमारे जिन साथियों को इसके बारे में मालूम है उनका आप हेल्प कर लेंगे, या जो हमने फ्री यूट्यूब आपको बताया उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से थोड़े से कंप्यूटर ज्ञान से आप आईसीटी का और स्मार्ट क्लास का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो लगता है हमको कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, तो हम कैसे उपयोग करें। तो स्मार्ट क्लास के लिए लैपटॉप अगर चार्ज है और यूपीएस में अगर आप चार्जिंग यूपीएस की कर पाते हैं तो आप स्मार्ट क्लास का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि जब भी बिजली आए तो यूपीएस को चार्जिंग मोड में रखें। सिमिलरली आईसीटी लैब में भी यूपीएस है, तो उसकी सहायता से आप आईसीटी लैब का यदि बिजली की समस्या है तब भी उपयोग कर सकते हैं। खाली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि समय ज्यादा देर नहीं है, यूपीएस जितनी देर ऑन रहेगा उतनी ही देर आप उपयोग कर पाएंगे। आप चाहे तो आपके पास अगर फंड है विद्यालय में तो आप एक इन्वर्टर लगवा सकते हैं या सोलर पैनल लगवा सकते हैं। अभी राशि जाएगी तो उसमें आप लोग चाहे तो सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं। सोलर पैनल से आपको पावर समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, अनुशासन हमेशा लैब का बनाकर रखें। आईसीटी लैब में जो भी कार्य हो उसमें कोई भी हड़बड़ी या असावधानी न रखें, और जो भी समस्या आती है टेक्निकल, उसके लिए जैसा मैं बताया जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं या मैकेनिक हैं या डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है उससे संपर्क करें, जिला कार्यालय से, और उससे फिर उसको दूर करवाएं। मुझे आशा है कि आप जो नए संसाधन हैं इनका उपयोग जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया, हम कोशिश करेंगे एक और वेबिनार कुछ समय के पश्चात लेंगे, क्योंकि अभी आप लोग कक्षीय कार्यों में और परीक्षा में व्यस्त हो जाएंगे। तो हम उस समय आपकी जो समस्याएं आएंगी, आप समस्याएं अपनी हमको पोर्टल पे बताएं, तो हम उनको दूर करते हुए एक अगला वेबिनार कुछ समय के पश्चात लेंगे। अभी ई पाठ्यक्रम पे कैसे जाना है और उसको कैसे उपयोग करना है इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। आनंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का पार्ट वो लें, लेकिन आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपनी कक्षीय गुणवत्ता और विद्यार्थियों की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य कार्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी। Thank you, sir. Good afternoon, all. मेरा नाम वर्षा है और आज हम देखते हैं कि एलएमएस हम कैसे प्ले करते हैं, उसमें एलएमएस में कंटेंट कैसे प्ले करते हैं। एलएमएस ओपन करने के लिए हम सबसे ये कंफर्म करते हैं कि हमारे सिस्टम में जैम फाइल है कि नहीं। जैम फाइल कुछ इस प्रकार का दिखता है, ऑरेंज कलर का आइकॉन होता है इसका। जैम कंट्रोल पैनल बोलते हैं, इसे हम पहले ओपन करते हैं। और ये दो सर्विसेज हैं, अपाचे और MySQL। इसे हम मेक श्योर करें कि ये चालू हो हमारा, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। ये स्टॉप दिख रहा है या नहीं, अभी स्टार्ट है। और अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप होगा। हम इसे ऑन कर लेते हैं ये सर्विसेज को। फिर हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यूआरएल में टाइप करते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम जैसे ही ओपन करते हैं, टाइप करके एंटर करते हैं, हमारा लोकल होस्ट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। फिर हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करना होगा। इसमें आईडी है आपका एडमिन, स्मॉल में एडमिन, और पासवर्ड है mbd@server। ये आईडी पासवर्ड डाल के हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, हमारा लोकल होस्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही लोकल होस्ट ओपन होता है, आपकी बाईं ओर बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से हमें कंटेंट प्ले करने के लिए जाना है सामग्री रिपोजिटरी में। जैसे ही हम सामग्री रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने ओपन हो जाएगा स्क्रीन। फिर हमारे सामने सामग्री रिपोजिटरी का ये कुछ स्क्रीन आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। फिर जिस कक्षा का वीडियो कंटेंट प्ले करना है, हम यहाँ से दाईं ओर एक आपको ग्रेड का
बटन दिख रहा होगा, यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेड 1 2 3 4, यानी इसका मतलब है क्लास। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ले लिया ग्रेड 8 यानी क्लास 8 का। अब हमें जिस सब्जेक्ट का वीडियो कंटेंट प्ले करना है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर विज्ञान का सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लिए। फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने टॉपिक्स शो होने लगेंगे। फिर यहाँ से हम टॉपिक ले लेते हैं, धात्वें और अधात्वें। टॉपिक में जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारा एलएमएस का कंटेंट वीडियो प्ले होना चालू हो जाएगा। वीडियो कंटेंट पूरा जब प्ले हो जाएगा तो उसके बाद आप एक छोटा सा असेसमेंट भी ले सकते हैं बच्चों का। 10 प्रश्नों का कुछ क्वेश्चन रहता है, वो आपको यहाँ दाईं ओर जैसे ही वीडियो कंटेंट प्ले हो जाएगा पूरा तो आपको यहाँ शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर एक एरो का निशान शो हो रहा है। यहाँ पर हम एरो में जाते हैं, फिर यहाँ असेसमेंट का ऑप्शन आता है। स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे जो भी है आपका प्रश्नों का। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है सही ऑप्शंस यहाँ सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। अगर डिलीट करना है ऑप्शन तो क्लियर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए दोनों के लिए आपको बटन दिया गया है। जैसे ही हम पूरा 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आपको फिर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आप जैसे ही सबमिट वाले बटन में आप क्लिक करेंगे फिर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हुए और कितने गलत। तो ये कुछ इस प्रकार से आप कंटेंट चलाने के बाद एक असेसमेंट ले सकते हैं बच्चों का। हम वापस से एलएमएस में जाते हैं। जैसे ही हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड में एलएमएस के, फिर आपकी दाईं ओर एमबीडी एडमिन जहां लिखा होगा वहां से आपको लॉग आउट का ऑप्शन शो होने लगेगा। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप एलएमएस यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। एमबीडी एडमिन में जाके यहाँ से आपको एमबीडी एडमिन का लॉग आउट का ऑप्शन शो हो जाता है। तो एलएमएस में इतना ही है कि आप अपना कंटेंट प्ले कर सकते हैं। सामग्री रिपोजिटरी में जाके आप क्लास और सब्जेक्ट और टॉपिक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको कंटेंट प्ले करना है। अब हम आते हैं ओपीएमएस। ओपीएमएस एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उपयोग आपको लैब यूजर्स फिल करने के लिए करना है। यहाँ पर आपको पहले हम इसे लॉगिन कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ओपीएमएस का एक पोर्टल साइट है, इसका नाम है cgopms.edcloud.in। ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। cgopms.edcloud.in आप क्रोम में आप सर्च करेंगे यूआरएल में तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें फिल करना होगा।
लॉगिन आईडी हम डालेंगे यहाँ पर। सभी स्कूलों का अलग अलग आईडी बना हुआ है, स्कूल के एचएम के नाम से बना हुआ है, तो हम यहाँ पर डालते हैं। जैसे एक आईडी मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पर। ये हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लिया अपना ओपीएमएस। फिर हम जाते हैं यहाँ पर दाईं ओर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आप जाएंगे तो यहाँ कुछ ओवरव्यू दिखेगा प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट, डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पर प्रोजेक्ट की सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ से इंस्टीट्यूशन डिटेल्स से आपको स्कूल के डिटेल्स मिल जाएंगे, जो आपका स्कूल है उसका। और यहाँ टीचर्स डिटेल, जो टीचर्स डिटेल यहाँ पर फिल हुआ है ये आपको शो होने लगेगा, आपके स्कूल के टीचर्स का डिटेल। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर। तो हमको जाना है यहाँ पर प्रोजेक्ट यूजर्स में। प्रोजेक्ट यूजर्स में आप जो भी दिन का क्लास ले रहे हैं और आपका जो डिवाइस यूज हो रहा है, तो हमको उससे पता चलता है कि कितना टाइम वो चला है, या आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, किस टॉपिक में ले रहे हैं, वो डिटेल यहाँ फिल करेंगे। ऐड प्रोजेक्ट यूजर्स डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी फिल हुआ है, आपका सारे स्कूल की जानकारियां फिल है, तो आपको कुछ फिल नहीं करना है। बस ये ऑटोमेटिक आपका इंस्टीट्यूशन का कोड आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, आपका इंस्टीट्यूशन नेम, और यहाँ पर जिस डेट पे आपने क्लास लिया है वो डेट हम जैसे फिल कर लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी फिल करेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिकल या मल्टीमीडिया। थ्योरी का क्लास लिया आपने या प्रैक्टिकल का क्लास लिया है, उस अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमने थ्योरी यहाँ फिल कर लिया। यहाँ क्लास का स्टार्ट टाइम डालेंगे हम। एएम और पीएम का ध्यान रखेंगे। क्लास फिल कर लेंगे, कौन सी क्लास आपने लिया है, और सेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर बॉयज का नंबर डाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में और गर्ल्स कितने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल स्टूडेंट। नंबर ऑफ नोड यूज्ड, मतलब आपका जो आईसीटी लैब में कितने नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, ये वो हो जाएगा फिल यहाँ पर। जैसे 10 लेते हैं हम यहाँ पर। और टीचर्स नेम आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आप वो फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का क्लास आपने लिया है, और टॉपिक यहाँ फिल करेंगे कि किस टॉपिक में आपने क्लास लिया है। फिर यहाँ से सेव करेंगे, तो यहाँ से पूरा आपका जो प्रोजेक्ट यूजर्स आपने डाला है डिटेल्स, वो शो होने लगेगा सिस्टम में, मतलब ओपीएमएस के पोर्टल पे। तो ये आपका यहाँ से ओपीएमएस फिल हो गया, मतलब लैब यूजर्स यहाँ पर आपको फिल करना है। और सर्विस डेस्क, अगर आपको अपने स्कूल या डिजिटल क्लास या आईसीटी क्लास का कोई भी हार्डवेयर से समस्या है या कोई भी प्रकार की कंप्लेंट्स है, आप वो यहाँ सर्विस डेस्क में आप फिल कर सकते हैं। सर्विस डेस्क में जाने के बाद रजिस्टर सर्विस रिक्वेस्ट करें। इंस्टीट्यूशन कोड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट होगा और स्कूल नेम भी आ जाएगा। आइटम कैटेगरी में डालना है आपको, जो हार्डवेयर में आपको दिक्कत आ रही है या जो हार्डवेयर आपकी इश्यू है। जैसे हम लैपटॉप यहाँ पर डालते हैं, लैपटॉप के पीछे तरफ हार्डवेयर का सीरियल नंबर लिखा होता है। हर हार्डवेयर के पीछे तरफ या छोटे स्टिकर में उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, वो चेक करके यहाँ पर डालें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ पर शो होने लगेगा। इंस्टीट्यूशन एड्रेस यहाँ पर हमको फिल करना होगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम फिल करेंगे। जो जानकारी यहाँ पर पूछ रही है आप वो फिल करेंगे। प्रॉब्लम कैटेगरी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किस चीज की दिक्कत है आप वो फिल करेंगे। प्रॉब्लम फिर सब कैटेगरी फिल करना आपको, जैसे सॉफ्टवेयर में आपको ओएस का इशू आ सकता है लैपटॉप में। यहाँ टिकट कंप्लेन यहाँ पर हाई रहेगा। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख के यहाँ सबमिट कर देंगे, तो आपका कंप्लेन यहाँ पर पोर्टल में आ जाएगा। और
डिजी दुनिया का एक चैनल है यूट्यूब में, तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे वीडियोस उसमें डले हुए हैं कि आपको कैसे आईसीटी क्लास रन करना है और आईसीटी लैब रन करना है, डिजिटल क्लासरूम कैसे रन करना है, तो उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। तो ओपीएमएस और एलएमएस में आपको इतना ही बताना था, इतनी जानकारी देनी थी। धन्यवाद। मीटिंग कंप्लीट हो गई है, आप सब लीव कर सकते हैं।